हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि एक नई एल्पाइन प्लांट स्पीशीज़ जो है उसको अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। तो ये एल्पाइन प्लांट्स क्या होते हैं और कहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख ले, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूजुअली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पार्ट है, करंट अफेयर में कौन सी नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही हैं या किसका IUCN स्टेटस चेंज हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है प्रीलिम्स में। डाउट्स की बात करें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी, लेकिन PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलेगा। एंड फॉर डाउट्स यू कैन कनेक्ट बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चलिए अब आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब नई स्पीशीज़ जो है अल्पाइन प्लांट की, अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पाई गई है। और फाइनली जब भी चीज़ कोई डिस्कवर होती है या कोई नई रिसर्च होती है तो उसको पब्लिश किया जाता है रिसर्च पेपर में। बिकॉज देखिए, एक जगह, क्योंकि जोग्राफिकल डिस्टेंस सभी कंट्रीज़ के बीच में बहुत है, साइंटिस्ट हर कंट्री में काम कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो सपोज़ ऐसा हो कि एक कंट्री में, सपोज़ रशिया में कुछ नया डिस्कवरी हुआ, वो इंडिया में कैसे पता चलेगा? तो ये रिसर्च पेपर्स, जितने भी ये स्कॉलर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, एक दूसरे से रिसर्च पेपर्स से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये वाला डिस्कवरी जो भी है, ये भी एक पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है बायोडाइवर्सिटाज में। ये एक जर्नल है, तो जहाँ पे रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश होते हैं इनको हम जर्नल्स बोलते हैं। तो जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसका पेपर छपा है कि अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्पीशीज़ जो है वो पाई गई है। अब ये जो नई स्पीशीज़ है ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? जो हमारा हिमालयन सनफ्लावर है ये उसकी फैमिली से बिलोंग करती है। और साथ साथ इसके डिस्कवरी के साथ साथ ये देखा गया, इस प्लांट को एसेस किया गया कि ये प्लांट क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। IUCN गाइडलाइंस में जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की क्राइटेरिया है उसमें इस प्लांट को एसेस किया गया और पता चला ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? क्रीमेंथोडियम इंडिकम। ओके, तो कभी भी कोई साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं या फिर इटैलिक्स में लिखते हैं। और ये जो प्लांट स्पीशीज़ है, अगर हम देखेंगे इसमें फ्लावरिंग कब होती है, क्योंकि इसके फ्लावर्स रहते हैं, तो इसकी फ्लावरिंग जुलाई टू अगस्त का जो महीना है उसमें ये फ्लावर अप करता है। और एंडेमिक ये कहाँ पाया जाता है, किस एरिया के आसपास? तवांग डिस्ट्रिक्ट की जो लेक है, पेंगा टेंगसो लेक, वहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया। और ऐसा दिखता है कि जितना इसको असेसमेंट इस प्लांट की गई है ये उसी एरिया में पाया जाता है। पेरिनियल हर्ब है। और अगर आप इसका हाइट देखेंगे तो 16 to 24 सेंटीमीटर, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रीमेंथोडियम के, कि इसकी हाइट कितना ग्रो करेगा, ये 16 to 24 सेंटीमीटर। और थोड़ा बॉगी साइल में ये ग्रो करता है, जहाँ पे मॉसेस ग्रो करते हैं लेक के पास। ओके, बैंक्स ऑफ एल्पाइन लेक, जो लेक है वहाँ पे ये ग्रो करता है। अब तवांग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, वो ग्रो करते हैं। और जितने भी बोटानिस्ट्स हैं, बोटानिस्ट यानी जो लोग बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी में रिसर्च करते हैं। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को जो भी स्टडी करते हैं उनको बोटानिस्ट कहा जाता है। एनिमल्स को जो स्टडी करते हैं उनको जूलॉजिस्ट्स कहा जाता है। तो बायोलॉजी की मेजरली पहले ये 2 ब्रांचेस में, जैसे आप देखेंगे 12th लेवल पे स्टूडेंट्स लेते हैं, आगे बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है, लेकिन मेजरली आप देखेंगे प्लांट्स को पढ़ने के लिए बॉटनी है और एनिमल्स को पढ़ने के लिए जूलॉजी है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए माइक्रोबायोलॉजी है, एंड सो ऑन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे फील्ड्स बायोलॉजी के डाइवर्सिफाई होते हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद बताने का ये है कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में अगर बायोडाइवर्सिटी या प्लांट्स की देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत सारी है, और बहुत सारे वर्ल्ड के, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के बोटानिस्ट यहाँ पे आके काम करते हैं, उनको पढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि ये एक एल्पाइन स्पीशीज़ है, एल्पाइन प्लांट है जिसको डिस्कवर किया गया। अब देखिए, एल्पाइन प्लांट्स हम किनको कहते हैं? वो वाले प्लांट्स जो एल्पाइन क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। और ये क्लाइमेट आपको कहाँ मिलता है? बहुत हाई एलिवेशन में, ट्री लाइन से ऊपर। ओके, ट्री लाइन क्या है मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट
एरिया जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि प्लांट्स यहीं तक ग्रो करेंगे, इसी हाइट तक ग्रो करेंगे, इससे ऊपर ग्रो नहीं करेंगे, ऐसा सोचा जाता है। एक ट्री लाइन यूजुअली मेजर जो प्लांट्स हैं आपके वो वहाँ तक ग्रो करते हैं, लेकिन उसके भी ऊपर हाई एलिवेशन पे ये प्लांट जो है वो पाया गया है। और बहुत सारे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं प्लांट कम्युनिटी के जो अल्पाइन टुंड्रा इन रीजन्स में ग्रो करते हैं, जैसे आपके पेरिनियल ग्रासेस हो गए, सेजेस हो गए, फर्ब्स, कुशन प्लांट्स, मॉसेस, लाइकन्स, ये सब जो हैं ये ट्री लाइन से ऊपर अल्पाइन क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। क्योंकि अल्पाइन ट्री लाइन के ऊपर क्लाइमेट बहुत हार्श होगा, ठंडा क्लाइमेट होगा, हार्श कंडीशंस होंगी, टेम्परेचर बहुत कम होगा, ड्राइनेस रहेगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, हवाएं अगर आप इन एरिया में देखेंगे तो ज़्यादा चलेंगी, अगर सूखा पड़ रहा है तो सूखा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, सॉइल की कंडीशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल नहीं रहेगी, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन रहेगा यहाँ पे जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताने का मकसद यही है कि अल्पाइन प्लांट्स और अल्पाइन क्लाइमेट्स क्या है, जो भी ये हार्श कंडीशंस जो मैंने आपको कुछ गिन के बताई, यहाँ पे ये ग्रो करते हैं अबव द ट्री लाइन। और देखिए ट्री लाइन की बात कर रही हूँ तो ट्री लाइन क्या है, हैबिटेट, कहीं पे भी किसी चीज़ का, प्लांट स्पीशीज़ का जो हैबिटेट है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं उनका एज, कि सपोज एक एरिया का हैबिटेट का एज ये है कि इसके बाहर किसी स्पीशीज़ का हैबिटेट नहीं होगा, ये लास्ट एरिया रहेगा, तो ये उसका ट्री लाइन माना जाएगा जहाँ पे कोई चीज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग है। और ट्री लाइन आपको हाई एलिवेशंस पे मिलेगी, हाई लैटिट्यूड्स पे मिलेगी। और ट्री लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत कम स्पीशीज़ हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सह सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर रहता है, एक्सट्रीम स्नो पैक रहता है और मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो अभी तक हमने देखा प्रीलिम्स के हिसाब से कि एक नई एल्पाइन स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर हुई, उसका नाम क्या है, ओके, एल्पाइन क्लाइमेट, एल्पाइन प्लांट्स क्या है, कहाँ ग्रो करते हैं, ट्री लाइन हम किसको बोलते हैं, तवांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा कि बोटानिस्ट वहाँ पे कितने अट्रैक्ट होते हैं। तो तवांग डिस्ट्रिक्ट बेसिकली बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, टोटल आपके अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे 16 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उसमें से तवांग डिस्ट्रिक्ट एक है। यहाँ पे पॉपुलेशन आप देखेंगे तो अराउंड फिगर देखें 50,000, 49,977, जो इसको 8th लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट बनाता है इंडिया का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोनपा पीपल जो हैं वो यूजुअली रहते हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट में। अब दूसरा मैंने कहा था कि ये प्लांट जो है यहाँ पे आप देखेंगे इसको एसेस किया गया है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको मत भूलिएगा कि नई स्पीशीज़ भी पता लगी और उसको एसेस करके देखा कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब IUCN का जो रेड लिस्ट है थ्रेटन स्पीशीज़ का, जिसको हम IUCN रेड लिस्ट और रेड डेटा लिस्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, एंटर की जाती हैं कि कौन सा स्पीशीज़ थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, जो भी टर्म्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड की जाती है। तो फाइनली ये जो IUCN का रेड लिस्ट है 1964 में इसको बनाया गया था और पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है ये ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस को लेकर। जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए चाहे वो एनिमल्स हो गए, उनके बारे में जानने का। तो ये वर्ल्ड की मेन अथॉरिटी है जो हमें किसी भी स्पीशीज़ का कंजर्वेशन स्टेटस बताती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कंजर्वेशन की IUCN के द्वारा, तो इसमें कैसे, अगर किसी स्पीशीज़ का आपको पता लगाना है कि कंजर्वेशन स्टेटस है क्या है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहती है, एसेस। तो देखिए पहले फोकस किया जाता है जो भी स्पीशीज़ हम नई ढूंढते हैं या पुरानी स्पीशीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर कर लिया, फिर इन्फॉर्मिंग द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, रिसर्च कम्युनिटी को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसका क्या स्टेटस है, बायोडाइवर्सिटी में उसके क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर हमें उसके बारे में सब नॉलेज मिलेगी तभी हम उस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे हमारे बायोस्फीयर के लिए। अदरवाइज हो सकता है धीरे धीरे, अगर ऐसे जैसे टाइगर का हमने पता लगाया कि
वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने पूरे स्टेप्स लिए उसको बचाने के लिए, और हमने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा इंडिया में। तो इसी तरीके से जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि प्रोटेक्शन का पता चलेगा तभी हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एसेस कर लिया तो दूसरे नंबर पे हम प्लान करेंगे कि ओके ये स्पीशीज़ है, ये इसका कंजर्वेटिव स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यहाँ पे फिर आपकी कोलैबोरेशंस होंगी, साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया जाएगा कि किस तरह से कंजर्वेशन एक्शंस लगा के इस स्पीशीज़ को हमें बचाना है। फिर एक्शन में क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्लानिंग हो गई, एसेस कर लिया, प्लानिंग कर ली, आप उसका स्टेटस इम्प्रूव करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। अगर उसका नंबर, उसका पॉपुलेशन कम है, उसको ब्रीड करवाने की कोशिश करेंगे, प्लांट है तो उसको प्लांट करने की कोशिश करेंगे। तो मोबिलाइजिंग एक्शन भी लिए जाते हैं, शायद एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया जाए। गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस पर काम करेंगे, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंटरेस्ट लेता है। तो यानी इम्प्लीमेंटेशन, इसका एक्शन यहाँ पे लिया जाता है। और फिर आता है आपका कम्युनिकेट, कि ये जो स्पीशीज कंजर्वेशन का काम है इसको कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजिक और टारगेटेड कम्युनिकेशन से और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है। तो ये आपकी IUCN का स्ट्रैटेजी आ गया, ये आपके लिए जानना जनरली इन्वायरमेंट इकोलॉजी में किसी भी स्पीशीज़ को लेकर ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ओके, दूसरी चीज़, 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया हैं जब हम किसी टैक्सॉन को थ्रेटेंड घोषित करते हैं कि इसको किसी तरह का खतरा है। और कोई भी टैक्सन अगर उसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं, क्योंकि आज हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को देखा, तो क्या एविडेंस है कि हम इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोले। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर कोई पूरा करेगा तो हम उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में उस स्पीशीज को डाल देंगे। तो ये क्राइटेरिया क्या है कि पॉपुलेशंस जो हैं उस स्पीशीज़ के, वो एक टाइम से अगर हम देखें तो काफ़ी कम हुए हैं, डिक्लाइन हुआ है, पॉपुलेशन कम हुआ है, कितना, बाय ग्रेटर देन 80% लास्ट 10 सालों में या लास्ट 3 जनरेशन से, पहला कंडीशन। दूसरा कि इस प्लांट का रेस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रेंज है, जैसे हमने देखा ये नया स्पीशीज़ है, ये एंडेमिक है कि उसी लेक के आगे पीछे ही ग्रो करता है, तो इसका रेस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल रेंज है। अब पॉपुलेशन साइज, यूजुअली एनिमल के साइज स्टेज में ये देखेंगे हम एनिमल्स के केस में कि लेस देन 250 इंडिविजुअल्स, 250 इंडिविजुअल से कम है। और उसके बाद बहुत जल्दी से 25%, 3 सालों का या 1 जनरेशन का रेट ऑफ डिक्लाइनिंग देखेंगे कि कितना उसका डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो 25% के रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, तो भी उसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलेंगे। बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है, रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है, 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स भी नहीं है एनिमल्स के केस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और उसके बाद कैटेगरी है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वाइल्ड में, वैसे तो हमें अगर किसी चीज़ को, किसी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है, हम उसको जूज़ में एनिमल्स के केस में ले जाएंगे, किसी नेचुरल पार्क में ले जाएंगे, या फिर सेंचुरी में प्लांट करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है फ्रीली जहाँ पे वो अवेलेबल हो सकता है वाइल्ड में, वहाँ पे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है, तो हम उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिंक पेजेस इन दिस पब्लिकेशन इंक्लूड द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो IUCN की रेड लिस्ट में पिंक पेजेस में जिन स्पीशीज का नाम लिखा जाता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहते हैं। The status of species changes, new pages are sent to the subscribers। तो जैसे ही कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है लेकिन धीरे धीरे उसका कंजर्वेशन स्टेटस इंप्रूव हो गया, तो फिर नए पेजेस जो है सब्सक्राइबर्स को भेजे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिंक पेजेस। फिर ग्रीन पेजेस, इनको यूज़ किया जाता है स्पीशीज़ के लिए, वो स्पीशीज जो पहले एंडेंजर्ड थी लेकिन अब वो रिकवर कर चुके हैं कि अब वो फाइनली इतने थ्रेटेंड नहीं हैं, तो उनको ग्रीन पेजेस में लिखा जाता है। और विद पासिंग टाइम अगर आप देखेंगे कि पिंक पेजेस हमारे बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत सारे स्पीशीज हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो रहे हैं, हमको ग्रीन पेजेस इंप्रूव करने हैं, ना कि पिंक पेजेस। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा पूरा IUCN का रेड लिस्ट देखिए, नॉट इवैल्यूएटेड, किसी प्लांट को किस तरीके से ऑल स्पीशीज़ के लिए कोई इवैल्यूएट नहीं हुआ है तो उसको नॉट इवैल्यूएटेड कैटेगरी। फिर आपका डेटा डेफिशिएंट, किस पे रिसर्च इतनी नहीं हुई किसी स्पीशीज़ पे। डेटा डेफिशिएंट स्पीशीज़ में हमने कौन सा देखा था, अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाई थी कि बोर्नियो में एक मिसिंग बर्ड ऑलमोस्ट 172 ईयर से एक बैबलर था,
वो नहीं मिला था और अचानक मिला 172 ईयर्स के बाद, तो उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं थी, तो उसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा हुआ था। लीस्ट कंसर्न कि ज़्यादा कोई हमें उसके बारे में टेंशन नहीं है। नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और फिर एक्सटिंक्ट। तो इस तरह से रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पीशीज़ का इंक्रीज होता जाता है, और ये कैटेगरीज हैं। इवैल्यूएटेड एडिक्वेट डेटा, थ्रेटेंड कैटेगरीज, और अल्टीमेटली ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी एनिमल, कोई भी स्पीशीज़, कोई भी प्लांट स्पीशीज़ जो है वो इन्हीं कैटेगरीज का पार्ट रहता है। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आप स्टडी IQ का कोई भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू सो मच।